स्लीप पैरालिसिस, ये चीज़ आपने बहुत बारी सुनी होगी। लोगों को रात को अजीब अजीब से सपने आते हैं, उनको रात को अजीब अजीब सी शैडोज दिखाई देती हैं और इसी चीज़ को लोग स्लीप पैरालिसिस कह के बुलाते हैं, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास घूम रहा है, कोई शैडो आपके आसपास घूम रही है या फिर आप पे अटैक करने वाली है और आपकी नींद नहीं खुलती। लेकिन हमेशा ये स्लीप पैरालिसिस नहीं होता, बल्कि कभी कभार अगर आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो जिसकी वजह से आपकी जान को खतरा हो और थोड़े ही दिनों में शायद इस वजह से आपकी तबीयत खराब होने वाली हो या फिर आपकी जान जाने वाली हो, तो भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं। और ऐसे ही कुछ हुआ हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ भी, और इस ब्लैक मैजिक की वजह से ही उनकी जान पे बनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंसिडेंट हुआ हमारी एक सब्सक्राइबर के साथ जो कि महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने अपना नाम बताने से हमें मना किया है, लेकिन इस इंसिडेंट को एक स्टोरी पर्सपेक्टिव से बताने के लिए हम उन्हें मनीषा कह के बुलाएंगे। तो ये जो मनीषा है, कोविड के दौरान इनकी फैमिली में इनके डैड, इनकी मॉम और इनकी दीदी थी जिनकी शादी हो गई थी। इनके अलावा अब जो प्रेजेंट टाइम में जो घर रह रहे थे वो मनीषा खुद थी, उनकी मॉम थी और उनके डैड थी। लेकिन कोविड के दौरान जब कोविड 2020 में बहुत हाइप पे था, तो उनके पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से उनके पापा को तभी के तभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हो रहा था कि हॉस्पिटल वाले लोगों को अलो नहीं कर रहे थे हॉस्पिटल में जाने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में रुकना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। और इस वजह से सिर्फ जो मनीषा के डैड थे उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल और बाकी की फैमिली को घर वापस भेज दिया। अब ये दिन तो नॉर्मली निकल गया, हालांकि मनीषा की फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि कोविड के दौरान न्यूज़ वगैरह इस तरह की आ रही थी कि परेशान होना जायज़ सी बात थी। अगले ही दिन हॉस्पिटल से उनको कॉल आया कि जो मनीषा के डैड हैं वो हॉस्पिटल से मिसिंग है और वो हॉस्पिटल में कहीं पे भी नहीं मिल रहे। अब जब मनीषा की फैमिली ने हॉस्पिटल वालों को धमकी दी कि वो पुलिस में उनकी कंप्लेंट करेंगे, तो हॉस्पिटल वालों ने उनको खोजना शुरू किया और थोड़ी ही देर में मनीषा के घर पे कॉल आई कि उनके डैड मिल गए हैं। अब मनीषा की फैमिली रिलैक्स्ड होगी और वो आराम से सो गए, लेकिन उनको नहीं पता था कि कल उनको क्या सुनने को मिलने वाला है। अगले ही दिन हॉस्पिटल से फिर से कॉल आई और हॉस्पिटल वालों ने बोला कि उनके डैड इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये बात मनीषा और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख वाली थी। मनीषा की फैमिली और मनीषा इससे रिकवर ही नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट इस सब से रिकवर करने के लिए मनीषा की फैमिली को लगभग 3 महीने का टाइम लगा, लेकिन अभी सिचुएशन बद से बदतर होने वाली थी। जैसे ही लगभग 3 महीने इस इंसिडेंट को निकले, उसके बाद जब मनीषा की फैमिली नॉर्मल हो रही थी, तो अचानक से मनीषा को सुनने को मिला कि उसके जो नानू थे, जिनको वो आजू कह के बुलाती थी, उनकी भी डेथ हो गई थी और वो भी किसी को पता ही नहीं था, वो भी एकदम अचानक से ही हुई थी। अब फैमिली फिर से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। जो धीरे धीरे फैमिली रिकवर कर रही थी वो फिर से टूट चुकी थी और वो अपने आजू के घर चले गए उनके क्रियाक्रम के लिए। अब इसके बाद वहाँ पे लास्ट राइट शुरू हुई, लेकिन मनीषा के साथ यहाँ से ही कुछ बहुत ही अजीब होना शुरू हुआ। मनीषा जब अपने आजू के रूम में गई तो उनको उनका जो आजू का रेडियो था वो बजता हुआ सुनाई दे रहा था, और ये सिर्फ मनीषा के साथ ही हो रहा था और किसी को भी ये रेडियो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा था। अब जैसे तैसे ये समय निकला, थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मनीषा सोई तो उसको लगा कि उसके आजू की आत्मा किसी इंसान के जरिए मनीषा से मिलने आई है और वो मनीषा को कुछ बताना चाहती है। लेकिन वो जो सोल थी या फिर जिस भी इंसान के रूप में वो सोल आई थी, वो कुछ कहे उससे पहले ही मनीषा की नींद टूट गई, जिसकी वजह से जो आजू बात मनीषा को बताना चाहते थे वो अधूरी की अधूरी ही रहेगी। अब ये सारी चीज़ें मनीषा को अजीब तो लग रही थी, लेकिन उसको लग रहा था कि शायद ये सब कुछ जो भी चल रहा है, माहौल फैमिली का बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन असल बात कुछ और ही थी जो मनीषा को थोड़ी ही समय में पता चलनी थी। अब इसके बाद जो भी नानू के लास्ट राइट्स थे वो मनीषा और उसकी फैमिली ने किए और उसके बाद मनीषा और उसकी मॉम वापस अपने घर चली गई। लेकिन यहीं से मनीषा के साथ कुछ बहुत ही भयानक होना शुरू हो गया। अब इस रात से जैसे ही मनीषा सोई तो उसको लगा कि उसके सपने में कोई अजीब सी ब्लैक शैडो आई है और जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी, जिसकी वजह से मनीषा को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। अब ये बात मनीषा को समझ ही ना आई कि उसके साथ हो क्या रहा है और इस वजह से वो रात को बहुत ही ज़्यादा डर के उठी। लेकिन उसने फैमिली को अभी कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसने भी स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना था और ये सारी चीज़ें उसके साथ पहली बारी हुई थी। लेकिन अगली ही रात फिर से सेम हुआ। मनीषा जैसे ही सोई उसको वही ब्लैक शैडो फिर से दिखाई देने लग पड़ी और
इस बारी कुछ नया था, इस ब्लैक शैडो के साथ ही उसको उसके डैड और उसके आजू भी दिखाई दे रहे थे। अब ये चीज मनीषा को और भी ज्यादा भयानक लगी, क्योंकि जो शैडो उसको डरा रही थी उसी शैडो के साथ मनीषा को उसके डैड और उसके आजू दिखाई दे रहे थे। अब ये बात मनीषा ने अपनी मॉम को अगले दिन सुबह बताई, लेकिन उसकी मॉम ने यह कह के टाल दिया कि हो सकता है कि तू उनको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है, इस वजह से वो तुझे तेरे सपने में भी दिखाई दे रहे हैं। और मनीषा ने भी उनकी बात पे यकीन कर लिया। लेकिन अगली ही रात से मनीषा के साथ और भी भयानक चीजें होनी शुरू होगी। मनीषा को रात को किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी और उसके बाद मनीषा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग पड़ी। धीरे धीरे मनीषा का वेट भी कम होने लग पड़ा था और मनीषा रात रात भर सो ही नहीं पाती थी। और ये इंसिडेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि मनीषा लगातार 3 रातें नहीं सो पाई, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लग पड़ी। अब जब उसकी मॉम ने यह देखा तो उसकी मॉम उसको एक पुजारी के पास लेके गई। लेकिन जब पुजारी ने मनीषा को देखा तो पुजारी ने कहा कि सब ठीक है, इसको सिर्फ इसके डैड और आजू के जाने का दुख है, जिस वजह से इसके साथ ये चीजें हो रही हैं। तो मनीषा की मॉम मनीषा को वापस ले आई, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। अब इस इंसिडेंट में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियोस लगातार डालता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। अब मनीषा और मनीषा की मॉम इसके बाद वापस आ गई, लेकिन चीजें बद से बदतर होती जा रही थी। जैसे ही मनीषा अगली रात सोई तो सुबह उसको लगता था कि उसकी बॉडी पे बहुत अलग से निशान है, जैसे उसको किसी ने कस के पकड़ा हो या फिर उसको किसी ने मारा हो। अब ये चीजें और भी ज्यादा अजीब थी। अब इसके बाद मनीषा की मॉम मनीषा को फिर से उसी पुजारी के पास लेके गई। इस बार पुजारी ने उसको एक धागा बना के दिया, जो कि उसने उसकी कलाई पे बांध दिया और बोला कुछ भी हो जाए इसको खोलना मत। लेकिन अगली ही रात मनीषा जैसे ही सोई वो फिर से स्लीप पैरालिसिस की हालत में थी और उसको ऐसा लग रहा था कोई उसको वो धागा खोलने के लिए बोल रहा है। लेकिन मनीषा ने जब ये धागा नहीं खोला तो उसके बाद वो जो चीज थी वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसको उसके घर के आसपास से बहुत ज्यादा कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि मनीषा के घर के आसपास कोई डॉग ही नहीं था, किसी भी फैमिली ने कोई डॉग ही नहीं रखा था। अब मनीषा नींद में ही कोशिश करती थी हनुमान चालीसा पढ़ने की, लेकिन जब वो हनुमान चालीसा पढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि उस शैडो को किसी तरह की तकलीफ हो रही है और वो और भी जोर से चिल्लाने लग पड़ती थी। अब इसके बाद ये इंसिडेंट मनीषा ने अपनी मॉम को फिर से बताया। अब मनीषा की मॉम अगले दिन मनीषा को फिर से उस पुजारी के पास लेके गई। अब पुजारी ने फिर से ध्यान लगाया मनीषा को अपने पास बैठा के, तो पुजारी ने बताया कि मनीषा की उनको एक पूजा करनी पड़ेगी। पुजारी ये बात उनको पहले नहीं बता रहा था, क्योंकि पुजारी चाहता था कि वो धीरे धीरे इस स्टेप की तरफ बढ़े या फिर जो मनीषा का इलाज है वो धीरे धीरे करना शुरू करे। लेकिन मनीषा की तबीयत खराब होती जा रही थी। असल में मनीषा पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था और पिछले 2 सालों से मनीषा के साथ कोई जिन रह रहा था। ये जो जिन था ये पहले तो इतना एक्टिव नहीं था। असल में जिसने ब्लैक मैजिक किया था उसने इस मोटिव से किया था कि धीरे धीरे वो मनीषा को वीक करता जाएगा, जिससे मनीषा की मौत हो जाएगी। ये असल में एक लड़के ने किया था जो कि मनीषा के पीछे था, लेकिन उसको पता था कि मनीषा उसको नहीं मिल सकती और उसने ये प्लान किया था। और पुजारी ने साथ में ये भी बताया कि जो उसके डैड की डेथ हुई थी वो भी उस ब्लैक मैजिक की वजह से ही हुई थी। शायद उसके डैड इस जिन के आड़े आ गए थे और इसी वजह से उनकी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही उनकी डेथ होगी। अब ये चीज़ मनीषा की फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि जिस इंसिडेंट से वो उभर रहे थे वही इंसिडेंट उनके सामने फिर से आ गया था और इस बार शायद मनीषा की जान भी खतरे में थी। तो पुजारी ने मनीषा के लिए बना के दिया और साथ ही उसने बताया कि मनीषा की एक पूजा करनी पड़ेगी, जिसमें इसके जो कपड़े हैं, मतलब जो पुराने कपड़े हैं, उन्हीं के साथ इसकी एक पूजा होगी और फिर उन कपड़ों को जला दिया जाएगा और ये सब कुछ करने से वो जिन इसका पीछा छोड़ देगा। लेकिन ये जो पूजा थी ये सिर्फ सैटरडे को हो सकती थी और उस दिन था वेंसडे। उस पुजारी ने उनको बताया कि सैटरडे तक आपको मनीषा को अपने घर में ही रखना है और आपको ये कोशिश करनी है कि मनीषा ये ताबीज़ अपने गले से ना निकाले और साथ ही आपको कुछ लड़कों को भी अपने घर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये घर से भागने की भी कोशिश करे। तो मनीषा की जो मॉम थी उसने मनीषा के बड़े पापा के बेटे को और मनीषा के मामू को घर पे बुला लिया। उनको मनीषा की मॉम ने ये सब कुछ बताया और अपने घर बुला लिया। अब इसके बाद जैसा पुजारी ने बताया था वैसा ही हो रहा था। मनीषा को ऐसा लग रहा था कि कोई उसको बाहर बुला रहा है और मनीषा वहां पे जाना चाहती थी, लेकिन उसके बड़े भैया ने उसको वहां नहीं जाने दिया। अब इस वजह से मनीषा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा एक्ट कर रही थी, लेकिन मनीषा को मनीषा की फैमिली ने बाहर नहीं जाने दिया। अब मनीषा को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको इतना गुस्सा आ किस बात पे रहा है। अब धीरे धीरे ये सब कुछ होता गया और सैटरडे का दिन आया जिस दिन पूजा थी। अब पूजा वाले दिन वो वैसे ही पुराने कपड़े पहन के पुजारी के पास गए और नए कपड़े साथ में लेके गए थे। वहाँ पे मनीषा की पूजा हुई, मनीषा के कपड़े जलाए गए और उसके बाद जो राख थी वो मनीषा की बॉडी पे लगाई गई और फिर मनीषा नहाई। अब जब ये कपड़े जला रहे थे तो मनीषा को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी गर्म हो रही है, लेकिन नहाने के बाद मनीषा को ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा बोझ उसके शरीर के ऊपर से उतार दिया गया है।
उसको बहुत हल्का फील हो रहा था। अब ये सब कुछ होने के बाद उस पुजारी ने एक लॉकेट भी मुनीषा के लिए बना के दिया फिर से, और साथ में पुजारी ने ये कहा कि इस लॉकेट को अपने गले से मत उतारना। जैसे ही मुनीषा ने ये किया तो उसके बाद मुनीषा काफ़ी बेटर फील करने लग पड़ी थी। लेकिन थोड़ी ही दिनों बाद किसी कारण की वजह से मुनीषा ने वो लॉकेट थोड़ी देर के लिए निकाल दिया, जिस वजह से वो अशुद्ध हो गया था। और यही चीज़ें मुनीषा के साथ फिर से होनी शुरू हो गई थी। उसको वही शैडो दिखाई देती थी, उसकी बॉडी पे वैसे ही निशान होने लग पड़े और मुनीषा उठ के रात को भागने लग पड़ी। फैमिली को फिर से समझना है कि आखिरकार ये होने क्या लग पड़ा है, क्योंकि मुनीषा ने वो लॉकेट तो पहन लिया था। तो फैमिली मुनीषा को फिर हॉस्पिटल लेके जाने लग पड़ी, लेकिन वहां पे भी इस चीज़ का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा था। अब इसके बाद जब मुनीषा की मॉम को फिर से कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दिया तो मुनीषा की मॉम मुनीषा को फिर से उसी पुजारी के पास लेके गई। तो उस पुजारी ने उस लॉकेट को शुद्ध किया। उसने बताया कि ये जब उसने उतारा था तो ये अशुद्ध हो गया था, जिसकी वजह से इसका असर भी खत्म हो गया था। तो अब शुद्ध करने के बाद मुनीषा काफ़ी बेटर फील करती है। हालांकि उसको ये शैडो कभी कभी अपने सपने में फिर दिखाई देती है, लेकिन अब ये शैडो उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो ये था एक ऐसा इंसिडेंट जो कि हमारी सब्सक्राइबर के साथ हुआ और शायद वो उस चीज़ से आज भी जूझ रही है। अगर कल को उसका ये लॉकेट गुम हो जाए या गायब हो जाए या फिर वो खोल के रख दे तो यही इंसिडेंट उसके साथ होने फिर से शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि मुनीषा के इस मामले में परमानेंट हेल्प कर सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके पास भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।